कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। मैं सागर सैनी आपका स्वागत करता हूं। आज हम 10 मौर्य काल से संबंधित ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयुक्त होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक पहला था जिसने अपने शिलालेखों के माध्यम से धम्म के विचार, किसके विचार? तो धम्म के विचार, ठीक है, धम्म के विचार को और अभ्यास के बारे में अपने विषयों को संदेश देने का जो है प्रयास किया। तो ऑप्शन 1 है आपका बृहद्रथ, 2 है अशोक, 3 है दशरथ और 4 है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है अशोक, सम्राट अशोक, सम्राट अशोक। सॉरी जस्ट वेट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 सम्राट अशोक, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी एडिशनल जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहली बात देखिए, अशोक मौर्य शासक अशोक ही वह शासक था जिसने सर्वप्रथम शिलालेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को धम्म के विचार और व्यवहार के बारे में संदेश देने का प्रयास किया था। बेसिकली ये धम्म का विचार कब दिया था? जब कलिंग युद्ध हुआ, यानी अपने राज्याभिषेक के लगभग 8 वर्ष पश्चात, यानी 9वें वर्ष जब ये कलिंग का युद्ध होता है, तो उसमें लगभग 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया जाता है और लगभग 1 लाख लोग मारे जाते हैं। परिणाम स्वरूप जो है अशोक अपनी बहरी घोष की नीति को त्याग कर, यानी युद्ध की नीति को त्याग कर धम्म के विचार का जो है विचार को अपनाता है और उसके तहत जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता है। चलिए आगे देखते हैं। कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और शिलालेखों का प्रयोग किया। धम्म को बढ़ावा देने के लिए अशोक के शिलालेखों के रूप में जाना जाता है, जिसमें नैतिक और अनैतिक शिक्षाएं शामिल थी। आगे, अशोक ने जिस साम्राज्य पर शासन किया था उसकी स्थापना उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले की थी। चूँकि देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो था, इनके पिता का नाम था बिंदुसार, जस्ट वेट, इनके पिता का नाम क्या था भैया? इनके पिता का नाम था बिंदुसार, ठीक है। इनके पिता का नाम था बिंदुसार। बिंदुसार के जो पुत्र थे वे थे अशोक, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र थे वे बिंदुसार थे और उनके पुत्र थे अशोक। ओके, चलिए, तो अशोक ने जिस साम्राज्य की पर शासन किया था उसकी स्थापना करने वाले कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य कब की थी? 2300 साल पहले, यानी कि आज से लगभग 2300 साल पहले इसकी स्थापना की थी, यानी 322 या 321। कुछ पुस्तकें 322 ईसा पूर्व देती है और कुछ पुस्तकें 321 ईसा पूर्व जो है इसके बारे में बताती है। चलिए नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त को चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति का समर्थन प्राप्त होता है। चाणक्य के कई विचारों को अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में लिखा गया है। वह पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की, ठीक है। अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृत में थे और ब्रह्मी में लिखे गए थे। ये इंपॉर्टेंट है कि किस भाषा में उनके शिलालेख लिखे गए थे। चलिए नेक्स्ट है कि कलिंग तटीय उड़ीसा का जो है प्राचीन नाम था, ठीक है। अशोक ने कलिंग पर विजय पाने के लिए युद्ध लड़ा था। हालांकि जब उसने हिंसा और रक्तपात देखा तो वह इतना भयभीत हो गया कि उसने आगे युद्ध न करने का फैसला लिया और धम्म की नीति अपना ली। इसके बाद वह विश्व इतिहास में एकमात्र राजा है जिसने युद्ध जीतने के बाद विजय अभियान नहीं छोड़ा है, ठीक है। इसके बाद अशोक का जो धम्म है वो किसी देवता की पूजा या बलिदान करने से संबंधित नहीं था। उसका मानना था कि जिस तरह एक पिता अपने बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करता है, उसी तरह उसका कर्तव्य है कि वह अपने प्रजा को भी शिक्षा दे, ठीक है। और यहीं से हमें देखने को मिलता है कि एक वाक्य है संस्कृत का जिसमें लिखा है कि प्रजा सुखेन सुखे राजा, यानी प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, ठीक है। चलिए आगे है कि वह बुद्ध की शिक्षाओं से भी प्रेरित था,
ठीक है, बुद्ध की शिक्षाओं के भी प्रेरित था और उन्होंने अधिकारियों को नियुक्त किया जिन्हें धम्म महामात्र के रूप में जाना जाता है, जो जगह जगह पर जाकर लोगों को धम्म के बारे में सिखाते थे। ठीक है, और इनके धम्म के विचार के बारे में एक श्लोक प्रचलित है कि इन्होंने कहा था कि अपास्निवे बहुकियाने दया दाने सच्चे सोचवे माधवे साधवे यमछु धम्मम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है इसमें दी गई है। सबसे पहली बात कहते हैं कि अशोक ने अपने संदेशों को चट्टानों और स्तंभों पर अंकित करवाया था तथा अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उनके संदेश को उन लोगों तक पढ़कर सुनाएं जो स्वयं उसे पढ़ नहीं सकते। अशोक ने धम्म के विचारों को अन्य देशों जैसे सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में भी फैलाने के लिए दूत भेजे। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, ठीक है, और विश्राम गृह बनवाए। इसके अलावा उन्होंने इंसानों और जानवरों दोनों के लिए चिकित्सा की भी व्यवस्था की। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने जानवरों के लिए भी चिकित्सा की व्यवस्था की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख अशोक का जो है पशु बलि के निषेध की घोषणा करता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है आपका कि प्रमुख शिलालेख दूसरा, प्रमुख शिलालेख फर्स्ट, प्रमुख शिलालेख चौथा और प्रमुख शिलालेख तीसरा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रमुख शिलालेख प्रथम। ठीक है, कौन सा शिलालेख प्रथम? इसके जो है 14 शिलालेख हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो जान लेते हैं। देखिए, कहते हैं कि सम्राट अशोक का प्रमुख शिलालेख फर्स्ट जो है वो पशु बलि के निषेध की घोषणा करता है और मौर्य सम्राट ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया। कब अपनाया? तो कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया और सभी जीवित प्राणियों के प्रति अहिंसा और करुणा का बढ़ावा दिया। उनके शिलालेख उनकी नीतियाँ उनके और नैतिक निर्देशों को संप्रेषित करने के लिए उनके पूरे साम्राज्य में चट्टानों और स्तंभों पर उत्कीर्णित किए गए हैं। ये शिलालेख कानून के प्रति अशोक के समर्पण और एक न्यायपूर्ण मानवीय समाज बनाने के उनके प्रयासों को दर्शाते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ एडिशनल फैक्ट और हैं। ठीक है, देखते हैं भैया। अशोक के जो महानतम सम्राटों, अशोक जो थे महानतम सम्राटों में से एक थे। उन्होंने लगभग पूरे उपमहाद्वीप पर 268 से 232 ईस्वी तक शासन किया। हालांकि जो इनके पिता थे उन्होंने उनका जो शासनकाल था वो लगभग 298 BC से लेकर 273 BC तक इनका जो है टाइम पीरियड रहा था कि इनका बिंदुसार का जो इनके पिताश्री थे। और उसके बाद में 273 से लेकर 268 तक जो है लगभग 5 वर्ष कह सकते हैं या आप 4 वर्ष कह सकते हैं। ठीक है, तो लगभग 5 वर्ष जो इनका टाइम पीरियड रहा वो उत्तराधिकार के संघर्ष में रहा। ठीक है, चलिए इसके बाद उनका शासनकाल बौद्ध धर्म के प्रसार और कई स्तूपों विहारों की स्थापना को चिन्हित करता है। प्रमुख शिलालेखों जैसे शिलालेख 14 को की एक श्रृंखला है जो अशोक के शासन, बौद्ध धर्म के प्रति उनका समर्पण और नैतिक और अनैतिक जीवन को बढ़ावा देने में उनके प्रयासों में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ये शिलालेख विभिन्न भाषाओं में लिखे गए थे जिनमें प्राकृत, ग्रीक, अरामाइक शामिल है। ठीक है, अरामाइक शामिल है जो कि अशोक के साम्राज्य में विविध भाषाई परिदृश्य को दर्शाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भैया। अगला जो प्रश्न है वो है कि अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को निम्नलिखित में से किस देश में धम्म का जो है संदेश प्रचार करने के लिए भेजा था? ठीक है, तो ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी बर्मा, ऑप्शन सी जो है आपका अफगानिस्तान और ऑप्शन नंबर डी है आपका चीन। ठीक है, देखिए अशोक की जो पत्नी थी, ठीक है, अशोक की जो पत्नी थी, अशोक की पत्नी का नाम था देवी। ठीक है, अशोक की पत्नी थी देवी और देवी के जो संतान थी, पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। तो जब अशोक जो है धम्म अपना लेते हैं, धम्म की घोषणा करते हैं, धम्म की नीति की घोषणा करते हैं, तो वे अपने पुत्र और अपनी पुत्री को श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका में प्रचार प्रसार के लिए भेजते हैं। और श्रीलंका का जो शासक था जिसका नाम था तिस्य, ठीक है, क्या नाम था भैया? श्रीलंका के शासक का नाम था तिस्य। तिस्य क्या करता है? तिस्य जब ये संघमित्रा और जो है उनका पुत्र महेंद्र
महेंद्र जब श्रीलंका से वापस लौटते हैं तो उन्हें खूब सारे उपहार देते हैं और एक नर्तकी देते हैं जिसका नाम था तिष्य रक्षिता। ठीक है, तिष्य रक्षिता नाम की एक स्त्री देते हैं जो कि आगे चलकर अशोक की पत्नी भी बनती है और जो है अशोक के एक पुत्र जिसका नाम कुणाल था उन्हें आमंत्रित करती है अपने साथ जो है शारीरिक संबंध बनाने के लिए वो आमंत्रित करती है। हालांकि कुणाल इस चीज़ को, इस प्रपोजल को जो है ठुकरा देते हैं। परिणाम स्वरूप इससे जो तिष्य रक्षिता थी वो शुद्ध हो जाती है और अपनी इस शुद्ध होने के कारण उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुणाल को बुलवाया और उसकी आंखें फुड़वा देती है उस पर आरोप लगाकर। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में जो एडिशनल जानकारी है उन्हें देखते हैं। देखिए भैया, जो एडिशनल जानकारी है वो क्या है। सबसे पहली बात, महेंद्र को श्रीलंका में महेंद्र को श्रीलंका में थेरावाद, कौन सा याद रखिएगा, ठीक है, कौन सी, थेरावाद बौद्ध धर्म शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, कौन सी, तो ये बात है इंपॉर्टेंट है कि थेरावाद बौद्ध धर्म करने का श्रेय दिया जाता है श्रीलंका में किसे, तो महेंद्र को, जो द्वीप का प्रमुख बौद्ध धर्म बन गया। संघमित्रा ने पवित्र बोधि वृक्ष, ठीक है, बोधि वृक्ष जिसके नीचे, बोधि वृक्ष क्या है, जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, का एक पौधा भी लाया जिसे श्रीलंका के एक पवित्र शहर, ठीक है, अनुराधापुरा में लगाया गया। महेंद्र के श्रीलंका मिशन के कारण वहां के शासक जिसका नाम क्या था, देवानाम्पिया तिस्सा, ठीक है, का बौद्ध धर्म में धर्मांतरण हो गया और इसी तिस्सा नाम के जो राजा था ये, इसने क्या किया, इसी ने ही जो है एक नर्तकी और बहुत सारे उपहार संघमित्रा और जो है इनके पुत्र महेंद्र को भेंट किए थे। ठीक है, मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो बृहदत्त था जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की जाती है और शुंग वंश की स्थापना कर दी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, ठीक है, उनके बारे में देख लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में नंद वंश को उखाड़ फेंककर, ठीक है, नंद वंश के अंतिम शासक जिसका नाम क्या था भैया, जिसका नाम था आपका धनानंद को मारकर, ठीक है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। ठीक है, अपने प्रधानमंत्री चाणक्य की सहायता से, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त के शासनकाल का मार्गदर्शन उनके सलाहकार चाणक्य या कौटिल्य ने किया। उन्होंने राजनीति और शासन पर प्रसिद्ध ग्रंथ जो है अर्थशास्त्र लिखा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि किस पर लिखा गया था, तो भैया ये राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ था। सम्राट अशोक सबसे प्रसिद्ध मौर्य शासक कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया और पूरे एशिया में धम्म, ठीक है, यानी बुद्ध जो है नैतिक शिक्षाओं का संदेश का प्रसार किया। इसके अलावा मौर्य साम्राज्य में एक सुव्यवस्थित नौकरशाही और कुशल कर प्रणाली के साथ एक अत्यधिक केंद्रित प्रशासन था। देखिए, अगर इनकी हम सेना की बात की जाए, मौर्य प्रशासन की सेना की बात की जाए, तो संपूर्ण प्राचीन काल में सबसे बड़ी जो सेना थी वो किसकी थी, मौर्यों की सेना थी। ठीक है, मौर्यों की सेना थी। चलिए आगे बात करते हैं भैया। आगे है कि अशोक ने, ठीक है, अशोक ने अपने साम्राज्य में प्राकृत और ब्राह्मी लिपि, ठीक है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में अपनी नीतियों और धर्म के सिद्धांतों का संप्रेषण करने के लिए शिला और स्तंभ अभिलेख जारी किए। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया और बृहदत्त, ठीक है, बृहदत्त, हालांकि इससे पहले संप्राति नाम के भी एक शासक हुए मौर्य काल में, ठीक है, लेकिन अंतिम जो शासक थे वो बृहदत्त थे। ठीक है, बृहदत्त के साथ समाप्त हो गए, जिसकी हत्या किसने की, 185 ईसा पूर्व में उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और शुंग वंश की जो है स्थापना की, जो कि गुप्तोत्तर काल के अंतर्गत हम देखेंगे। चलिए नेक्स्ट चीज, ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पाटलिपुत्र की लड़ाई में पराजित हुआ, यानी कौन सा ऐसा शासक था जो कि पाटलिपुत्र की लड़ाई में पराजित हुआ और किसके द्वारा भैया, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किसके द्वारा, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पाटलिपुत्र की लड़ाई में पराजित हुआ। ठीक है, तो भैया इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर जो कि संबंधित है किससे, विश्व विजेता सिकंदर से संबंधित है। ठीक है, देखिए 305 ईस्वी, ठीक है, 305 ईस्वी के आसपास क्या होता है, जो है सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त जो मौर्य थे इनके मध्य एक युद्ध होता है और उस युद्ध में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर दिया जाता है। ठीक है, और इस युद्ध में जो है
पराजय के बाद सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री, जिसका नाम क्या था भैया, हेलन, ठीक है, अपनी पुत्री हेलन का विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य से करते हैं। हेलन का विवाह किससे करते हैं भैया, हेलन का विवाह में ये करते हैं किससे, चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य से हेलन का विवाह होता है। इसी के साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य उपहार स्वरूप सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी, कितने भैया, 500 हाथी जो है दान करते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने 4 बड़े क्षेत्रों को जीता, जिसमें अराकोशिया है, पेरोपिंडाई है, जैडरोसिया है और हेरात है। इन क्षेत्रों को जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतर्गत ये क्षेत्र जो है आ जाते हैं। चलिए इसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं। और सबसे पहले, ठीक है, देखिए, धनानंद जो है प्राचीन भारत में नंद वंश का अंतिम शासक था और वह अपने गुरु और रणनीतिकार चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुआ था, ठीक है। इस जीत ने मौर्य साम्राज्य की शुरुआत को चिन्हित किया, जो भारतीय इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक बन गया। पाटलिपुत्र का युद्ध एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसके कारण चंद्रगुप्त मौर्य का शासन स्थापित हुआ, ठीक है। चलिए कुछ नेक्स्ट और देखते हैं भैया। देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट में क्या देखते हैं हम कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और 297 ईसा पूर्व तक उसने शासन किया। इसके बाद बिंदुसार आते हैं, ठीक है, जिसकी अवधि हमने बता चुकी है आपको। इसके अलावा मौर्य साम्राज्य में भारतीय संस्कृति, प्रशासन, अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। चंद्रगुप्त के शासनकाल में साम्राज्य का विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्सों को कवर करने के लिए हुआ, ठीक है। चलिए उसका जो शासनकाल था वो केंद्रीकृत सरकार और एक जटिल शासन प्रणाली की स्थापना द्वारा चिन्हित किया जाता है, ठीक है। इनकी एक बहुत बड़ी सेना थी, जिसे हमने आपको बता दिया था, ठीक है, चतुरंगिनी सेना थी इनके पास, ठीक है, जिसमें 6 लाख से अधिक सैनिक थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पोते अशोक महान भारत के सबसे प्रसिद्ध सम्राटों में से एक है, जो कि बौद्ध धर्म और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। चलिए अब आपके समक्ष नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैया निम्नलिखित मौर्य राजाओं में से देवनाम प्रिय, ठीक है, निम्नलिखित मौर्य राजाओं में से देवनाम प्रिय प्रियदर्शी किसका दूसरा नाम है, ठीक है। तो ऑप्शन ए संप्राति, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन जो सी है वो आपका सतधनवन, ठीक है। तो एक और है ऑप्शन डी, लेकिन उत्तर इनमें सही है, उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अशोक। देखिए जो अशोक के जो शिलालेख है उसमें हमें जो है देवनाम प्रिय प्रियदर्शी ही जो है उनका नाम देखने को मिलता है। चलिए अब इसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं, क्या है। देखिए देवनाम प्रियदर्शी मौर्य वंश के सम्राट अशोक का दूसरा नाम है। अशोक भारत के महानतम सम्राटों में से एक थे, जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 268 से 332 ईसा पूर्व तक शासन किया। अशोक के शिलालेख, जिन्हें अशोक के शिलालेख के रूप में भी जाने जाते हैं, उनके शासनकाल और नीतियों के बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। उन्हें अपने विश्व के प्रति अहिंसा, सहिष्णुता और कल्याण को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए भी याद किया जाता है। नेक्स्ट कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं भैया। देखिए अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था और जिसे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ था। हमने बताया कि उसमें 1.5 लाख लोग जो है बंदी बनाए गए थे और लगभग 1 लाख लोग जो है मार दिए गए थे, ठीक है। और वहाँ पर विलापित जो स्त्रियाँ थी, ठीक है, जो बच्चे थे, उन्हें देखकर अशोक का जो मन है वो द्रवित हो गया और उन्होंने अपना जो है बहरी घोष की नीति का त्याग किया और धम्म घोष की नीति को जो है अपना लिया, ठीक है। यानी युद्ध की नीति का जो है त्याग किया और धम्म को अपनाया, ठीक है, धम्म के सिद्धांत को अपनाया, जिसमें हमने बताया आपको कि अपासिन्वे, अशोक कहते थे कि अपासिन्वे बहुज्ञाने दयादाने सचे सोचवे महाद्वे साध्वे यमछु धम्मम। ओके चलिए उन अगले देखते हैं कि उनके शासनकाल में भारतीय उपमहाद्वीप में बौद्ध सिद्धांतों की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिन्हित किया। अशोक के कई स्तंभ स्थापित किए गए, जिन पर शिलालेख थे जो बौद्ध शिक्षाओं का प्रचार करते थे। उन्हें एशिया के विभिन्न हिस्सों में बौद्ध मिशनरियों को भेजने का श्रेय भी दिया जाता है। अशोक के शिलालेख भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में बिखरे हुए पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि भरभू बैराट शिलालेख जो मुख्य रूप से अशोक के बौद्ध धर्म में परिवर्तन को दर्शाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं भैया, ठीक है। तो ए ऑप्शन है आपका राजस्थान, बी है उत्तर प्रदेश, सी है बिहार और डी है आपका उड़ीसा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये जो शिलालेख हैं, ठीक है, वो पाए जाते हैं कहाँ पर भैया, तो राजस्थान में,
ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। ठीक है, चलिए एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं इन शिलालेखों से संबंधित। देखिए, ये शिलालेख मुख्य रूप से अशोक के बौद्ध धर्म में परिवर्तन और बौद्ध शिक्षाओं को फैलाने के उनके प्रयासों को दर्शाते हैं। ठीक है, बरबू बेराट शिलालेख राजस्थान राज्य में पाए जाते हैं। ये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक रिकॉर्ड हैं जो अशोक के शासनकाल और बौद्ध धर्म के प्रति उनके समर्पण के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। ये जो शिलालेख है ब्रह्मी लिपि, ठीक है, कौन सी लिपि में, हमने बताया था ब्रह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, किस लिपि में, ब्रह्मी लिपि में लिखे गए हैं और भारत भर में बिखरे हुए कई अन्य शिलालेख और स्तंभ शिलालेखों में से एक हैं। ठीक है, चलिए ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो आप देख सकते हैं क्योंकि मैं इनके बारे में एक बार पढ़ चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट भैया, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यूनानी शासक ने किस यूनानी राजा ने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? ठीक है, ऑप्शन ए है एंटीओकस, बी है एंटीगोनस, सी है सेल्यूकस प्रथम निकेटर और अलेक्जेंडर। ठीक है, तो भैया इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेल्यूकस निकेटर प्रथम, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जब हमने बताया कि 305 ईस्वी में जब चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य जब युद्ध होता है, ठीक है, तो उस युद्ध में जो है उस युद्ध में अशोक के जो दादाजी थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो 4 क्षेत्रों को जीतते हैं जिनमें अराकोशिया था, पैरोपिंडाए, हेरात, ठीक है, ये क्षेत्र थे। और इसी के साथ साथ 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा दान दिए जाते हैं सेल्यूकस निकेटर को, और सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री हेलन का विवाह करते हैं किससे? ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य से हेलन का जो है विवाह करते हैं, किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक है, और जो है मेगास्थनीज उनके दरबार में भेजते हैं। चलिए नेक्स्ट, इसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आप देख लेना, चूँकि इसके बाद यदि मैं इन्हें पढ़ूंगा तो थोड़ा वीडियो का टाइम लंबा हो जाएगा। ठीक है, ये आप देख लेना पॉज करके। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 कि मौर्य साम्राज्य के शासक अशोक के अनुयायी थे, यानी कौन से धर्म के अनुयायी थे? अभी तक हमने आपको पढ़ाया है कि वे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और उन्होंने बौद्ध धर्म कब अपनाया? तो कलिंग के युद्ध के पश्चात उन्होंने बौद्ध धर्म को जो है अपना लिया था। चलिए नेक्स्ट, हालांकि उन्होंने बौद्ध धर्म को अपने राजकीय धर्म के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया था, वे सभी धर्मों का पालन करते थे, सभी धर्मों का सम्मान करते थे। ठीक है, और उनके टाइम पीरियड पर सभी धर्मों का सम्मान किया जाता था। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने राजधर्म के रूप में बौद्ध धर्म को अपनाया था, उन्होंने व्यक्तिगत धर्म के रूप में जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आप पढ़ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि भैया मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ठीक है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो क्या थी? अगला प्रश्न है क्या भैया कि मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो क्या थी? तो मौर्य साम्राज्य की भैया जो राजधानी थी वो थी आपकी पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर 4 पाटलिपुत्र जो है मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। इससे संबंधित कुछ एडिशनल जानकारी देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी जो प्राचीन भारत के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक था। ठीक है, यह शहर गंगा गंडक सोन नदियों के संगम के निकट था, जिससे यह व्यापार और वाणिज्य के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। और इन्हीं नदियों के किनारे, ठीक है, इन्हीं नदियों के किनारे बसा होने के कारण ये जो है मगध के लिए सबसे महत्वपूर्ण था। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण था। ठीक है, चूंकि ये एक जल दुर्ग के रूप में भी कार्य करता था। चलिए, सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र शिक्षा और संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र बन गया था, जिसने दुनिया के विभिन्न भागों से विद्वानों को आकर्षित किया था। शहर विशाल दीवारों और खाई से अच्छी तरह से सुरक्षित था और इसमें कई महल, उद्यान और सार्वजनिक भवन थे। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट है
ठीक है। और यहीं इसी के साथ हम करते हैं क्लास की समाप्ति। ठीक है, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, और कमेंट में बताना कि नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पर लेकर आए। और यदि आप कहेंगे कि जो वीडियो है, ठीक है, पीडीएफ के माध्यम से लेकर आए तो हम पीडीएफ के माध्यम से वीडियो लेकर आएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि हम बोर्ड पर वीडियो लेकर आए, ठीक है, तो हम कोशिश क्या करेंगे, हम बोर्ड पर वीडियो लेकर आएंगे आपकी डिमांड के अनुसार। ठीक है, और यदि आप चाहते हैं कि क्विज की एक अलग से सीरीज चलाई जाए तो उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।